चैप्टर 14 साइबर सिक्योरिटी एवं जागरूकता। देखिए, साइबर सिक्योरिटी एंड अवेयरनेस की आज हम बात करके चलेंगे, और इससे पहले हम थोड़ा सा डिस्कशन कर चुके हैं किसके ऊपर, इंटरनेट के ऊपर। एक चैप्टर हमारा था जिसमें हमने बात की थी कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में, इंटरनेट के बारे में, उसके फ़ायदे हमने समझे थे कि अगर हम नेटवर्क से कनेक्टिविटी लेते हैं तो हमें कितने सारे एडवांटेज मिल जाते हैं। अब इन सारे एडवांटेज के साथ जो बेसिक फ़ीचर होता है वो होता है शेयरिंग का, कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन है और जो आपकी डिवाइसेज हैं आप दूसरे यूज़र के साथ शेयर कर सकते हैं, और इससे आपको बहुत सारे फ़ायदे मिलते हैं। लेकिन अब यहाँ पर एक सिक्योरिटी रिस्क भी होती है, जिसके बारे में इस चैप्टर में हम डिटेल से स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले बात करें साइबर सिक्योरिटी एंड अवेयरनेस होती क्या है। देखिए, तो सबसे पहले साइबर सिक्योरिटी क्या है इसके बारे में बात करें। साइबर सिक्योरिटी का अर्थ कंप्यूटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटा या सूचना आदि, साथ ही कंप्यूटर सिस्टम के कामकाज को किसी भी प्रकार के नुकसान, व्यवधान और चोरी से सुरक्षा देना है। देखिए, जब आप कंप्यूटर नेटवर्क से कनेक्ट होते हैं, ठीक है, तो आपका कंप्यूटर नेटवर्क का एक हिस्सा बन जाता है और आपके कंप्यूटर की सूचनाएं दूसरे यूज़र्स के साथ शेयर होने लगती हैं। सारी नहीं, जिनको आपने परमिशन दी है सिर्फ वही इन्फॉर्मेशन शेयर हो सकती है, लेकिन कुछ लोग अनऑथराइज तरीके से उन सूचनाओं को भी काम में ले सकते हैं जिनके लिए आपने उन्हें परमिशन नहीं दी है। तो अगर आप इससे बचना चाहते हैं तो आपको साइबर सिक्योरिटी के बारे में समझना पड़ेगा। तो साइबर सिक्योरिटी का अर्थ हमने समझा यहाँ पर, इन सारी चीज़ों से नुकसान होने से बचाना। किन किन चीज़ों का? हार्डवेयर का नुकसान ना हो, सॉफ्टवेयर का नुकसान ना हो, डेटा का नुकसान ना हो, सूचना का नुकसान ना हो, किसी प्रकार का आपका कामकाज प्रभावित ना हो। तो देखिए, यहाँ पर एक शब्द आता है साइबर थ्रेट्स। साइबर थ्रेट्स का अर्थ होता है साइबर खतरे, यानी इंटरनेट पर होने वाले खतरों के बारे में, और इनके बारे में हम यहाँ पर सिक्योर ब्राउजिंग हैबिट्स के बारे में जानकारी लेंगे। कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, आप देखिए यहाँ पर कुछ शब्द इमेज के अंदर दिखाए गए हैं। स्पाई, इन्फेक्टेड, ट्रोजन, हैकिंग, हैकर, वॉर्म, फिशिंग, वायरस, थेफ्ट। तो इन सब के बारे में हम डिटेल से समझेंगे। चैप्टर ख़त्म होने तक आपको इन सारी चीज़ों के बारे में काफ़ी अच्छी जानकारी इकट्ठी हो जाएगी, जो आज के समय में होनी भी चाहिए। हम 4G से 5G की तरफ बढ़ रहे हैं, टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा हम यूज़ कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इस टेक्नोलॉजी के खतरों के बारे में हमें प्रॉपर जानकारी नहीं है, और कई बार हमें इसके नुकसान भी उठाने पड़ते हैं। तो यहाँ हम इनसे समझकर इन सारे खतरों से बच सकते हैं। तो देखिए, पहला टॉपिक है यहाँ पर साइबर थ्रेट्स के प्रकार। तो साइबर थ्रेट्स होता क्या है? देखो, किसी भी ऐसे दुर्भावनापूर्ण जो कार्य होते हैं उन्हें हम यहाँ पर साइबर थ्रेट बोलते हैं। साइबर थ्रेट के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है यहाँ पे मालवेयर, ठीक है। मालवेयर साइबर थ्रेट्स के खतरों में से एक है। मालवेयर का मतलब क्या है? देखिए, हानिकारक उद्देश्य वाले सॉफ्टवेयर कोड, एक ऐसे प्रोग्राम जो कि किस उद्देश्य से बनाए हैं? हानि पहुंचाने के लिए। क्या हानि पहुंचा सकते हैं? डेटा की चोरी कर सकते हैं या डेटा को नष्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो मालवेयर मतलब जिन्हें बनाने का उद्देश्य गलत है, ऐसे सॉफ्टवेयर को क्या कहा गया है? मालवेयर कहा गया है। कैसे फैलते हैं आपके कंप्यूटर तक? ईमेल अटैचमेंट में, ईमेल के साथ फाइल के रूप में आपको भेज दिया, कोई सॉफ्टवेयर आपने डाउनलोड करा उसकी वजह से आ गया, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में कुछ कमियां थी जिसकी वजह से आपके पास आ गया। तो कई सारे कारण होते हैं इनके फैलने के। मुख्यतः जो मालवेयर होते हैं उनके प्रकार कौन कौन से हैं? एक है वायरस, एक है ट्रोजन हॉर्स, एक है स्पाईवेयर। 3 तरीके के काफ़ी पॉपुलर ये क्या माने जाते हैं? मालवेयर माने जाते हैं, वायरस, ट्रोजन हॉर्स और स्पाईवेयर। ज़्यादातर स्टूडेंट्स के लिए वायरस शब्द काफ़ी कॉमन होगा, ट्रोजन हॉर्स और स्पाईवेयर बिल्कुल नए होंगे, लेकिन इस चैप्टर में आप ढंग से इन सब के बारे में समझेंगे। देखिए, वायरस क्या है? एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो क्या करता है? बिना किसी अन्य सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम के अपनी कॉपीज़ बनाता है, यानी कि खुद को रेप्लिकेट्स करता है। रेप्लिकेट का मतलब अपनी डुप्लीकेट कॉपीज़ बना लेता है और ख़ुद को छुपाता रहता है डिफरेंट फाइल्स में, ठीक है। और अगर ये यहाँ पर आपके सिस्टम में मौजूद है तो आप इसे किसी भी तरीके से ये यहाँ पे ईमेल भेजने के साथ चला जाएगा। नेटवर्क ट्रैफिक इसकी वजह से धीमा हो जाता है, कंप्यूटर की वर्किंग स्लो हो जाती है। ये सारे चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं वायरस आने की वजह से। इस सब के बारे में आप बहुत बढ़िया तरीके से जानते हैं और काफ़ी कुछ आपने सुना भी है। बात करते हैं ट्रोजन हॉर्स की। तो हम कह रहे हैं कि ट्रोजन हॉर्स नुकसान पहुँचाते नहीं हैं दिखने में तो, लेकिन ये आपके कंप्यूटर को वायरस से कनेक्ट कर देते हैं। सीधे शब्दों में समझो, बिल्कुल सीधे सीधे ट्रोजन हॉर्स किसे कह रहे हैं। तो ट्रोजन हॉर्स एक ऐसा प्रोग्राम है जो आपको धोखा देता है। धोखा किस तरीके से देता है? उदाहरण ले लेते हैं, जैसे मान के चलिए आपके सामने एक विज्ञापन आया या फिर आपको किसी ने कहा कि ये फलाने सॉफ्टवेयर को आप डाउनलोड कर लो, या आपने इंटरनेट पर उसके बारे में कहीं से कुछ देखा कि ये सॉफ्टवेयर बहुत अच्छा है, इस काम का है, और आपने उसे डाउनलोड कर लिया। उसने थोड़ा बहुत वो काम भी किया,
लेकिन उसके साथ उसने क्या किया, आपके कंप्यूटर में वायरसेस भी इंस्टॉल कर दिए। तो ऐसे सॉफ्टवेयर को हम ट्रोजन हॉर्स बोलते हैं, जिसने आपके नेटवर्क की सिक्योरिटी को तोड़ने का काम किया। तो ये भी मालवेयर का एक प्रकार है। एक और सॉफ्टवेयर है यहाँ पे स्पाईवेयर। क्या करता है, आपके कंप्यूटर की जासूसी करेगा। जासूसी में क्या करेगा, एक बार आपके कंप्यूटर में अगर ये आ गया तो आपने कौन कौन सी वेबसाइट्स खोली हैं, तो ब्राउजिंग हिस्ट्री है आपकी पूरी की पूरी रिकॉर्ड करेगा। एक काम और करेगा की लॉगर का, कीबोर्ड से जितने बटन आपने दबाए हैं उसका हिसाब रखेगा। तो कहीं भी आप अकाउंट ओपन कीजिए, कुछ भी लिखिए, सब कुछ इसके पास होगा। की स्ट्रोक रिकॉर्ड कर लेगा, यहाँ तक कि आपकी स्क्रीन के स्क्रीनशॉट भी ले लेगा ये आपके डिवाइस के। इसके अलावा वॉइस रिकॉर्ड कर सकता है, वेब कैमरा लगा हुआ है तो वीडियो भी रिकॉर्ड कर सकता है आपके। और इन सबको जिस भी व्यक्ति ने इसे बना के आपके पास भेजा उसके पास पहुंचा देगा। कौन सा प्रोग्राम, स्पाईवेयर। ठीक है, तो जब भी स्पाईवेयर किसी कंप्यूटर में जाता है वहां पर ये डेटा कलेक्ट करना शुरू करता है और इंटरनेट एक्सेस मिलते ही उसे भेज देता है जिसने इसे बनाया है उसके पास में। अब यहाँ पर ये आते कहाँ से हैं, देखिए, तो कई सारे अननोन सोर्सेज होते हैं जहाँ से हम क्या करते हैं कि लिंक ओपन कर लेते हैं, ईमेल अटैचमेंट खोल लेते हैं, तो वहाँ से आते हैं। अगर आप उन्हें रोक सकें, यानी कि आप अननोन सोर्सेज से सॉफ्टवेयर डाउनलोड ना करें, ऐप डाउनलोड ना करें, ठीक है, अननोन पर्सन ने आपको ईमेल के साथ कुछ अटैच करके भेजा वो आप ना खोलें, तो आप इन सब चीज़ों से बच सकते हैं। ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली आ जाएंगे, हमारी ही लापरवाही की वजह से हमारे कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल होते हैं। अब क्योंकि आप इन चीज़ों के बारे में सीखते जा रहे हैं तो डेफिनेटली आप इन फ्यूचर ऐसा कोई काम नहीं करेंगे। अननोन सोर्स से आप चीज़ें डाउनलोड नहीं करेंगे। अननोन व्यक्ति ने आपको कोई ईमेल भेजा और उसके साथ कोई फाइल अटैच हो गया, ये उसे भी आप खोल के नहीं देखेंगे, तो डेफिनेटली आपका सिस्टम बचा रहेगा। ना आपके में ट्रोजन हॉर्स आएगा, ना स्पाईवेयर आएगा, ना वायरस आएगा। एक दूसरा अटैक है जिसे हम बोलते हैं फिशिंग। इसमें क्या होता है, ईमेल पर एक लिंक भेजी जाती है और आपसे आपकी व्यक्तिगत जानकारी मांगी जाती है, जैसे कि क्या क्या मांगा जा सकता है आपसे, पासवर्ड, नाम, ठीक है, आपका डेट ऑफ बर्थ, पिन नंबर, ये सारी चीज़ें। अब इसमें होता क्या है, देखो, कुछ ना कुछ करके आपको डराया जाता है या आपको लालच दिया जाता है और आप क्या करते हो, ईमेल पाई हुई लिंक को क्लिक करते हो। सपोज दैट मैंने आपको कहा कि आपका इंस्टाग्राम अकाउंट हैक हो गया है, ठीक है, अगर आप उसे बचाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं किसने उसे हैक किया है, तो आप इस लिंक पे क्लिक करें। अब आपको लगेगा मेरा अकाउंट हैक हो गया, कौन काम में ले रहा है, मुझे तो ये देखना है, पता करना है और उसे होने से रोकना भी है। डेफिनेटली आप डर की वजह से उस पर क्लिक करेंगे और जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे वो जो फिशिंग अटैक है वो यहाँ पर हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, वो आपसे कुछ कॉमन इन्फॉर्मेशन मांगेगा, आप देते चले जाएंगे और वो डेटा कलेक्ट करके उसका फिर मिसयूज करेंगे। कई बार आप लालच में ऐसा कर लेते हैं। लालच में कैसे करते हैं कि आपको कहा कि ये प्रोडक्ट जो 10,000 का है आज की डेट में आपको 7,000 में बिक रहा है, 7,000 में आपको मिल जाएगा, ऑफर चल रहा है इस पर, स्पेशल और लिमिटेड टाइम के लिए है। अब आपको लालच आया कि 3,000 फ़ायदे में आपको ये चीज़ मिल रही है, डेफिनेटली आप लिंक खोलेंगे। तो आपको ऐसा नहीं करना है, तो आप ऐसी लिंक्स को ओपन ना करें, तो आप फिशिंग अटैक को रोक सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, पासवर्ड अटैक। पासवर्ड अटैक का मतलब क्या होता है, देखिए कि पासवर्ड अटैक में आपके जो ईमेल अकाउंट है, ऑनलाइन बैंक खाते हैं, इनको एक्सेस करने की कोशिश की जाती है। कैसे किया जाता है, देखिए अभी मैंने बात की कि आप किसी भी ऐसी लिंक को ओपन नहीं करेंगे, स्पाईवेयर नहीं आने देंगे, मालवेयर नहीं आने देंगे, लेकिन उसके बाद भी रिस्क क्या है, ठीक है, आप समझदार है, आपने सारी चीज़ों से बचा लिया खुद को, ठीक है, आप किसी लालच में नहीं आएंगे, किसी डर में नहीं आएंगे और आप ऐसी कोई लिंक नहीं खोलेंगे, ठीक, फिर भी एक रिस्क रहती है। और वो रिस्क क्या रहती है कि जो कुछ हैकर्स होते हैं वो क्या करते हैं, पासवर्ड अटैक करते हैं। पासवर्ड अटैक का मतलब क्या, देखिए उदाहरण के लिए मैं मान के चलूँ कि मेरा पासवर्ड 3 अंकों की कोई संख्या है, ठीक है, और आपको उसे तोड़ना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, मेरा पासवर्ड 000 हो सकता है, 111 हो सकता है, 222 हो सकता है या 101 हो सकता है। लेकिन आपको एक बात समझ में आ रही होगी, 000 से लेकर 999 के बीच में ही मेरा पासवर्ड होगा, यानी मेरा पासवर्ड 1000 संख्याओं में से कोई एक होगा। अगर कोई यूज़र लगातार ट्राई करे उन 1000 पासवर्ड्स को लगाने की, तो कभी ना कभी मेरा अकाउंट खुल जाएगा कि नहीं खुलेगा, डेफिनेटली खुल जाएगा। तो इस तरीके से इस अटैक को हम बोलेंगे पासवर्ड अटैक, जिसमें सामने वाले को नहीं पता था कि मेरा पासवर्ड क्या है, बस उसे ये पता था 3 अंकों की कोई संख्या है और उसने खोल लिया। अब यहाँ तो आप कहोगे कि सर 3 अंकों की संख्या के बारे में क्यों बताएंगे कि कितने अंकों का है और संख्या है कि शब्द है, ठीक है, तो बिल्कुल आप नहीं बताएंगे। लेकिन जो पासवर्ड अटैक करने वाला व्यक्ति है वो क्या करता है, वो इन सारी चीज़ों को ट्राई करेगा। अब इससे बचने का कोई सामान्य तरीका नहीं है, ठीक है, बस एक ही तरीका है कि आप एक ऐसा पासवर्ड लगाएं जिसे गैस करना मुश्किल हो, यानी अंदाज़ा लगाना। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, अपनी डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर पासवर्ड में लगा देंगे, ठीक है, अपने निकनेम पासवर्ड में लगा देंगे,
ठीक है। अब इससे क्या होगा कि उसे गैस करना आसान हो जाएगा, कोई भी यूजर उसे आराम से गैस कर सकता है, जिसको भी आपकी पर्सनल डिटेल्स पता हो वो आराम से आपके पासवर्ड को ट्राई कर सकता है। पहली कोशिश ये है। दूसरा क्या है कि पासवर्ड आप बहुत ज़्यादा सिंपल यूज कर लेते हैं, जैसे कि नंबर्स में आपने कोई पासवर्ड लगा दिया। अब नंबर वाला पासवर्ड जैसे मैंने बताया ब्रेक होना आसान है, तो इसके बजाय आप स्ट्रॉन्ग पासवर्ड लगाइए। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड का मतलब कम से कम 8 अक्षर का हो, ठीक। पासवर्ड के अंदर बड़े अक्षर काम में लिए गए हों, अपर केस लेटर हों, छोटे अक्षर भी काम में लिए गए हों, क्योंकि 26 और 26 की संख्या तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। 3 अंकों में 1000 पासवर्ड लगाने पड़े थे, 26 बड़े और 26 छोटे, 52 अक्षर तो यही हो गए, ठीक है। एक अक्षर की जगह पर 52 लेटर आ सकते हैं फिलहाल, और कितने 8 कैरेक्टर तो कम से कम हम कह रहे हैं 32 तक लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर संख्या को शामिल कीजिए, स्पेशल कैरेक्टर यानी चिन्ह शामिल कीजिए। तो कॉम्बिनेशन में जब आप एक पासवर्ड बनाएंगे ऐसा, तो इसे हम बोलेंगे स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। और स्ट्रॉन्ग पासवर्ड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में भी ब्रेक होना बहुत मुश्किल होता है, पासवर्ड अटैक से भी उसे तोड़ा नहीं जा सकता। तीसरा अटैक का टारगेट है यहाँ पे, तीसरा एक प्रकार है यहाँ पर डिनाइल ऑफ सर्विसेज, ठीक है। डिनाइल ऑफ सर्विसेज के अंदर क्या किया जाता है कि जो हैकर्स होते हैं, ठीक है, वो आपके कंप्यूटर पर इतनी ज़्यादा मात्रा में रिक्वेस्ट भेजते हैं। देखिए, जब भी कोई आपके सिस्टम से कनेक्ट होना जाएगा वो रिक्वेस्ट भेजेगा। अब अगर वो ऑथराइज यूज़र है, यानी कि जिसे अधिकार है आपके सिस्टम से जुड़ने का, आपने अधिकार दिया हुआ है, वो कनेक्ट हो जाएगा। जिसे अधिकार नहीं है आपका सिस्टम मना कर देगा। ऐसे मान के चलिए कि आपका सिस्टम क्या कह रहा है, एज ए वॉचमैन की तरह काम करता है, कि कोई आया, परिचित है तो उसे एंट्री दे दी, अननोन पर्सन है तो उसे भगा दिया वहीं से, ठीक है। अब दिक्कत क्या आएगी डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक के अंदर, कि जो हैकर है वो क्या करता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में रिक्वेस्ट आपके सिस्टम पर भेजता है। बहुत ज़्यादा मात्रा का मतलब कि जैसे उस वॉचमैन के पास 500 लोग एक साथ आ जाएं और कहें मुझे भी अंदर जाना है, मुझे भी अंदर जाना है, मुझे भी अंदर जाना है। तो जहाँ तक मेरा मानना है और आप लोगों का मानना है, 10-15 लोगों की शायद वो सुन पाएगा एक बार में, या उनके चेहरे पहचान पाएगा, उससे ज़्यादा नहीं ना, ठीक है। अब इससे क्या हुआ, वो बिजी हो गया, यानी सिक्योरिटी करने वाला क्या हो गया, बिजी, तो कोई ना कोई पास होके चला जाएगा या नहीं जाएगा। तो यहाँ पर क्या किया जाता है, सिक्योरिटी तोड़ने के लिए सिस्टम को ओवरलोड कर देते हैं, जिससे सिस्टम कार्य करना बंद कर देता है। और जब सिस्टम बिजी हो जाएगा और कार्य करना बंद कर देगा, तो यहाँ पर उसे हैक करना आसान हो जाता है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, आप सिस्टम की मॉनिटरिंग करते रहें ऑनलाइन। ऑनलाइन मॉनिटरिंग का मतलब कि उसके ऊपर लोड कितना चल रहा है, वास्तव में जितना लोड चल रहा है उतना आप काम में ले रहे हो या नहीं ले रहे हो, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। नेक्स्ट यहाँ पर आता है मालवेयरटाइजिंग, ठीक है। मेलवेयरटाइजिंग के अंदर क्या किया जाता है, देखिए कोई खतरनाक चीज़ नहीं है, बस आपको विज्ञापन दिखाए जाते हैं। जैसा आपने फ़ोन्स के अंदर देखा होगा, बहुत सारे ऐड आ जाते हैं ऐप्स के अंदर, जिन्हें आपको 2-3-5 सेकंड में क्लोज़ करना होता है। तो ये क्या है, ये कुछ ऐसे विज्ञापन हैं जो पैसा कमाने के उद्देश्य से दिए जाते हैं, यानी कि जो लोग विज्ञापन दिखा रहे हैं आपके फ़ोन के ऊपर, ऐप्स के ऊपर, उन्हें उससे पैसा मिल रहा है, ठीक है। अब ये नुकसानदायक तो नहीं है, लेकिन इनके अंदर क्या होती हैं, लिंक्स होती हैं। जैसा आपने देखा होगा, आपका फ़ोन स्लो चल रहा है, आपका फ़ोन रिस्क में है, आप वायरस से बचाना चाहते हैं तो इसे इंस्टॉल कीजिए, ठीक। अब वो जो ऐड है वो नुकसान नहीं कर रहा, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि उसमें जो लिंक आई है उसे खोलने के बाद आपको नुकसान नहीं होगा, क्योंकि वो अनऑथराइज भी हो सकती है, ठीक है। अननोन लिंक होती हैं जिन पर अगर आप जाते हो तो आपके सिस्टम में वायरस इंस्टॉल हो सकते हैं और आपको प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट है यहाँ पर सिक्योरिटी में सेंध, ठीक है। तो सिक्योरिटी में सेंध के अंदर क्या होता है, देखो कई सारे यहाँ पर कंसेप्ट होते हैं, जिसमें क्या करा जाता है, हैकर के द्वारा आपके सिस्टम की कमियों को ढूंढा जाता है जो डिज़ाइन में होती हैं, और फिर आपके कंप्यूटर को एक्सेस कर लिया जाता है। तो ये भी एक तरीका है, ठीक है। इसमें काफ़ी एक्सपर्ट लोग चाहिए होते हैं, लेकिन ये पॉसिबल है सिक्योरिटी में सेंध करना। नेक्स्ट क्या है, वेव अटैक। वेव अटैक भी एक प्रकार का अटैक है साइबर सिक्योरिटी के अंदर, जिसमें क्या किया जाता है, जो इंटरेक्ट होता है किसके बीच में, वेबसाइट और यूजर्स के बीच में, ठीक है। वहाँ पर बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं। फॉर्म्स का मतलब आपने देखा होगा कि अगर आप लॉगिन भी कर रहे हो तो यूज़र नेम और पासवर्ड आपको भरना पड़ता है, तो वो जो बॉक्सेज आए उन्हें हम फॉर्म बोल रहे हैं। तो एक तरीका होता है एसक्यूएल इंजेक्शंस, ठीक है। इन फॉर्म्स के अंदर कुछ ऐसा कोड डाल दिया जाता है, मैलिशियस कोड, जो जाके सर्वर को प्रॉब्लम कर देता है, वेबसाइट को ख़राब करने की कोशिश करता है, और वहाँ से भी कुछ साइबर सिक्योरिटी ब्रेक की जा सकती है। एक है सेशन हाईजैकिंग। सेशन हाईजैकिंग के अंदर क्या होता है, देखिए क्लाइंट मशीन और सर्वर मशीन के बीच में
ऑथेंटिकेशन की निगरानी करता है हमलावर, यानी कि वो देखता है कि क्लाइंट ने लॉगिन कर लिया कि नहीं कर लिया, किस किस के बीच में काम कर रहा है, ये सर्वर के बीच में और क्लाइंट के बीच में। जैसे आपने मान के चलिए इंस्टाग्राम अकाउंट अपना लॉगिन किया, इसी का एग्जांपल ले लेते हैं हम। तो जैसे ही आपने लॉगिन किया तो कोई और व्यक्ति थर्ड पर्सन इस बात को चेक कर रहा है कि आपने लॉगिन अब तक कर लिया है या नहीं किया है। जैसे ही आप लॉगिन करोगे वो उस एक्सेस को अपने कंट्रोल में ले लेगा। ये बिल्कुल ऐसा हुआ कि आपने बस ताला खोला और आपको बाहर निकाल के कोई और आपके घर में घुस गया, ठीक है, और उसको नीड आपकी कब तक थी, सिर्फ अनलॉक करने तक की। तो इसे हम बोलते हैं सेशन हाईजैकिंग। तो ये भी एक तरीका है साइबर सिक्योरिटी तोड़ने का, जिसमें पासवर्ड आप खुद भरते हो लेकिन उसका बेनिफिट कोई और व्यक्ति उठा लेता है वहां पर। नेक्स्ट है यहाँ पे डीएनएस पॉइजनिंग, ठीक है। डीएनएस पॉइजनिंग में क्या होता है, देखिए कि डोमेन नेम के बारे में आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। डोमेन नेम क्या होता है, वेबसाइट को दिया गया नाम, जैसे यहाँ www.rkcl.in है, ठीक है। अब जैसे ही आप अपनी इस वेबसाइट को खोलने के लिए ब्राउजर के अंदर लिखकर एंटर करते हैं तो बेसिकली आपको पता होगा, आपने आईपी एड्रेस का नाम सुना है। जितनी भी सर्वर हैं, जितने भी कंप्यूटर हैं इंटरनेट पर, सबको एक न्यूमेरिक एड्रेस दिया है जिसे हम क्या बोलते हैं, आईपी एड्रेस। और जब भी आप कोई वेबसाइट का नाम लिखते हो तो पहले इंटरनेट पर उसका आईपी एड्रेस ढूंढा जाता है, फिर उस आईपी एड्रेस से डाटा, यानी कि उस कंप्यूटर से डाटा आपके कंप्यूटर पर लाके आपको दिखाया जाता है। अब डीएनएस पॉइजनिंग के अंदर क्या किया जाता है कि ये जो आईपी एड्रेस है बदल दिया जाता है। अब बदल देने का मतलब कि मैंने तो लिखा सर www.rkcl.in, लेकिन ओरिजिनल वेबसाइट नहीं खुल गई, डुप्लीकेट वेबसाइट खुल गई, यानी किसी और सर्वर से डाटा आ गया। कैसे आ गया कि आईपी एड्रेस चेंज कर दिया आपके राउटर का, ठीक है। राउटर एक मशीन होती है जो इंटरनेट एक्सेस आपको देती है, ठीक है। तो उसमें जो आईपी एड्रेस आया है अगर वो बदल जाए तो डेफिनेटली किसी दूसरे सर्वर से डेटा लेना वो शुरू कर देगा। आपको लगेगा आपने वेबसाइट तो यही खोली थी, लेकिन आपके डेटा की चोरी हो जाएगी। तो यहाँ भी आपको ध्यान देना है बहुत ज़्यादा। अब बात करें, ये तो सब चीज़ें हुई डराने वाली, ठीक है, कौन कौन से तरीके हैं जिनसे डरा जा सकता है और साइबर सिक्योरिटी तोड़ी जा सकती है। अब बात कर लेते हैं इन सबसे बचेंगे कैसे, है ना। तो सर ने डरा बहुत लिया फिलहाल। देखिए, तो आप कैसे इनसे सुरक्षित रहेंगे, कैसे पहचानेंगे कि कौन सी चीज़ आपके लिए सेफ और कौन सी नहीं है। नंबर पहला, ठीक है, वायरस और स्पाईवेयर जोखिम की बात कर रहे हैं हम कि वायरस और स्पाईवेयर एक जोखिम है, एक फिशिंग जोखिम है, ठीक है, जहां से आपकी सूचनाएं चोरी की जा सकती हैं, ठीक है। इसके अलावा नकली खरीदारी वाली वेबसाइट हैं, बैंकिंग वाली हैं, दान वाली हैं, डेटिंग वाली हैं, सोशल नेटवर्किंग वाली हैं, गेमिंग वाली हैं, 3 पत्ती खेलो और अमीर बनो, ठीक है, काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी आ जाती हैं। इसके अलावा यहाँ पर कॉपीराइट संरक्षित सॉफ्टवेयर हैं, वीडियो हैं, इन्हें डाउनलोड करने के लिए बहुत सारी वेबसाइट आपको कह देती हैं फ्री में मूवीज़ देखिए, वीडियोस देखिए, डाउनलोड कीजिए, इमेजेस ले लीजिए, फ्री वाली, ठीक है। फिर यहाँ पर अनएक्सपेक्टेड कंटेंट दिखाने वाली भी चीज़ें होती हैं। तो इन सब के बारे में हम यहाँ पर बात करके चल रहे हैं। ये सब सिक्योरिटी में नुकसान पहुँचाने वाली चीज़ें हैं, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ के अंदर आती हैं, तो इनसे बच के रहें। नेक्स्ट हम बात करके चलें कि यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं तो कुछ ब्राउज़र होते हैं जो क्या करते हैं, वेबसाइट का रिकॉर्ड रखता है। इसे हम क्या बोलते हैं, हिस्ट्री बोलते हैं। सबको पता है, आपने जितनी वेबसाइट खोली है उन सब का रिकॉर्ड रहता है। एक और शब्द यहाँ हाईलाइट किया गया है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ये सारे शब्द पिछले चैप्टर्स में आ चुके हैं इंटरनेट वाले में, यानी वो कंपनी जो आपको इंटरनेट चलाने की फैसिलिटी दे रही है, ठीक है। फिर वेब सर्फिंग, इंटरनेट पर जब आप सूचनाएं देखते हो तो इसे हम वेब सर्फिंग बोलते हैं, ठीक है। अब आपको देखना है कि आप इन सबसे बचेंगे कैसे, है ना, बचाव की बात हम कर रहे थे। तो यहाँ पर देखिए लॉक वाला साइन आपको दिख रहा होगा और इसे हम बोल रहे हैं पैडलॉक। एक तो ये आप देख लीजिए, एक होता है यहाँ पर ये HTTPS, इसको नोटिस कर लीजिए। अगर पैडलॉक भी नहीं दिख रहा तो इसे देख लीजिए। इन्हें हम बोलते हैं सिक्योर वेबसाइट। क्या बोलेंगे, सिक्योर वेबसाइट। तो ऐसी वेबसाइट जिन पर HTTPS लगा हुआ है, आप इनसे सूचनाएं प्राप्त कीजिए, बीच में कोई रिस्क नहीं है। इनका डेटा इनक्रिप्टेड होता है। इनक्रिप्टेड होने का मतलब कि आपके कंप्यूटर से जब डेटा किसी और जगह जाएगा नेटवर्क में तो उसका रूप बदल के जाएगा। बीच में अगर कोई उसकी चोरी भी कर ले तो उससे सूचना प्राप्त नहीं कर सकता। तो आपको पैडलॉक वाली वेबसाइट ही यहाँ पर खोलनी है, ठीक है। एक आप देख लें कि वेबसाइट की जो स्पेलिंग है वो सही है या नहीं है। कई बार क्या होता है, .in की जगह .com, .gov या फिर एक आध स्पेलिंग उल्टी सीधी हुई और दूसरी वेबसाइट पर आप चले गए। तो नकली वेबसाइट के साथ आपको काम नहीं करना है, तो आप स्पेलिंग ढंग से याद कर लें।
ठीक है, वैसे तो चलन जा चुका है स्पेलिंग याद करने का, बस सर्च करा और जो मिल गया क्लिक करा और पहुंच गए, लेकिन फिर भी आदत सुधारिए। और आदत सुधारने में आपको क्या करना है, ब्राउज़र में जब भी आप जाएं, ठीक है, वेबसाइट का एड्रेस आपको दिखाई देता है, आप उसका URL डेफिनेटली पढ़ें बहुत ध्यान से। फॉर एग्जांपल देखो, मैंने यहाँ लिखा अमेज़ॉन, ठीक है, अब मैंने ये सर्च करा, आप देखेंगे यहाँ पे देखिए amazon.in। अब ये ZAN.in होता तो ये नकली वेबसाइट होती है। मुझे पता होना चाहिए कि अमेज़ॉन कैसे लिखने में आता है, ठीक है, अमेज़ॉन की ऑफिशियल वेबसाइट पे ही मुझे जाना है। अब यहाँ भी देखिए जैसे कि amazon.in और amazon.com, हालांकि दोनों वेबसाइट ओरिजिनल है, लेकिन ये इंडिया की है और ये ग्लोबल है, जो US मार्केट के अंदर चलती है, ठीक। पर कई बार हम यहाँ भी गलती कर देते हैं और US में ख़रीदना शुरू कर देते हैं चीज़ों को, जबकि हमें कहाँ से लेनी है, amazon.in से। तो जब भी आप किसी पर क्लिक करें लिंक पर, आप यहाँ देख लीजिए, देखो अबाउट amazon.com। अब मैं इस वेबसाइट को खोल रहा हूँ, देखिए अब ये जो वेबसाइट है इसे आप देखो, ये अमेज़ॉन के बारे में बता रही है, हालांकि ये भी ऑफिशियल वेबसाइट है, लेकिन ये वो वेबसाइट नहीं है जिस पर आपको जाना था, ये थी वो वेबसाइट। तो आपको एक डोमेन नेम ढंग से देखना है, वेबसाइट का नाम पर आप ध्यान दीजिए। नेक्स्ट यहाँ आते हैं हम, पैडलॉक की बात हम कर चुके। वेबसाइट जो सामान्य से अधिक जानकारी आपसे मांगे, जैसे कि आपका पासवर्ड, पिन, डेट ऑफ बर्थ, आधार नंबर। अब आप शॉपिंग करने गए, शॉपिंग वाली को क्या चाहिए, आपका नाम चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, आपका एड्रेस चाहिए, प्रोडक्ट कहाँ पहुँचाना है, पेमेंट कर दीजिए किसी भी तरीके से, बात ख़त्म। लेकिन उसको आपका आधार नंबर भी चाहिए, पैन नंबर भी चाहिए, OTP वेरीफाइड भी चाहिए। अगर वो इतनी सारी चीज़ें आपसे मांग रही है तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ वहाँ पर रिस्क हो सकती है, मैलिशियस हो सकता है, तो बच के रहिए, ठीक है। एक आपको किससे बचना है, फार्मिंग से, ठीक है। एड्रेस बार में एड्रेस चेक करें और कंफर्म कर लें कि वही है जहाँ जाना चाहते हैं या नहीं, नकली पर तो नहीं पहुँच गए हैं। जैसे देखो यहाँ दिया है eBay की वेबसाइट ये होती है, लेकिन EEBAY यहाँ पहुँच गए आप। तो अभी मैंने आपको बताया, इस चीज़ पर आप ध्यान देंगे। तो इस तरीके की छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको आप फोकस कर सकते हैं। सिक्योर वेबसाइट की अभी बात हो गई थी। पैडलॉक का साइन जिस पर आता है उसे हम बोलते हैं सिक्योर वेबसाइट। एस का मतलब क्या होता है HTTPS में, सिक्योर। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर्ड वर्जन। अभी देखिए मैंने अमेज़ॉन की वेबसाइट खोली थी आपके सामने, आप देख सकते हैं पैडलॉक साइन यहाँ आ रहा है। अब सर HTTPS तो दिख ही नहीं रहा, तो कर्सर रखो इसके बीच में, डबल क्लिक करो, आपको दिखाई देगा HTTPS, ये रहा, ठीक है। देखिए अब तो इन बातों का आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। एक शब्द आता है इनक्रिप्टेड। इनक्रिप्ट का मतलब क्या होता है, देखिए इनक्रिप्ट का मतलब होता है किसी सूचना को गुप्त कोड में बदल देना। जैसा आप पासवर्ड भरते हैं तो लिखते तो कुछ और हैं, लेकिन दिखते क्या हैं, स्टार्स या बिंदु आपको दिखाई देते हैं। तो वो कैसा डेटा हो गया, इनक्रिप्टेड, यानी कोई और पहचान भी नहीं सकता कि आपने वहां पर क्या लिखा है। अगला टॉपिक आता है यहाँ पे सिक्योर सील। सिक्योर सील क्या है, देखो सिक्योर सील एक प्रकार का ट्रस्ट है। अब ये ट्रस्ट का मतलब क्या हुआ, यकीन हुआ, ट्रस्ट सील हम इन्हें बोलते हैं। देखो सिक्योर सील का कंसेप्ट क्या है वो समझिए। मान के चलो कि मुझे अमेज़ॉन से कुछ खरीदना है, लेकिन मुझे डर किस बात का है कि मैं अपना पेमेंट वहाँ जब करूँगा तो मेरा पेमेंट सुरक्षित रहेगा नहीं रहेगा, ठीक है, मेरी जानकारी सुरक्षित रहेगी कि नहीं रहेगी। चलो पैसा भी मेरा सुरक्षित है, सामान भी आ गया मेरे पास में, सब ठीक था, लेकिन मेरी वो जानकारियाँ किसी और के पास चली गई, ठीक है। तो मैं कैसे अमेज़ॉन पे यकीन करूँ। तो दुनिया में कुछ ऐसी कंपनी हैं जो क्या कहती हैं कि हम इन वेबसाइट्स को प्रमाणित करेंगे। यहाँ आप इनकी इमेजेस देख सकते हैं, नॉर्टन है, मैकेफी है, ट्रस्टी है। ये काफ़ी सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं या ऐसे बिजनेसेस हैं जो क्या करते हैं, दूसरे बिजनेसेस को वेरीफाई करते हैं, ठीक है। जैसे मान के चलो कि आपको क्या करना है, अपना पैसा SBI बैंक में रखना है। अब आप कहोगे सर SBI बैंक में मेरा पैसा चोरी नहीं होगा, इस बात की क्या गारंटी है, कोई और चोर वहाँ से चुरा के ले गया तो। लेकिन कल को मान के चलें कि कोई सिक्योरिटी एजेंसी, मान के चलो पुलिस का ही कोई डिपार्टमेंट, CBI ये कहती है कि यहाँ की जिम्मेदारी हमारी, हमने सब कुछ चेक कर लिया है और हम बैठे हुए हैं, अगर कुछ भी जाएगा तो हम जिम्मेदार होंगे। अभी हमें कोई दिक्कत है वहाँ पैसा रखने में, बिल्कुल नहीं है। बात समझ में आई। हालांकि बैंक भी अपनी तरफ से पूरे प्रयास करेगा, लेकिन हमें संतुष्टि कब होगी, जब वहाँ पर कोई और व्यक्ति जो उस काम में एक्सपर्ट है वो वहाँ पर हमें प्रमाणित करके दे देगा कि हाँ यहाँ सब कुछ सेफ है। तो देखिए एक सिक्योर ट्रस्ट सील की हम बात करके चल रहे हैं, तो यहाँ पर कई सारी सिक्योर सील्स हैं, अलग अलग टाइप की हैं,
जिनमें हम बात कर रहे हैं प्राइवेसी सील। तो प्राइवेसी सील क्या कहती है कि कंपनी के पास जो भी आपका डेटा है, ठीक है, वो कैसा रहेगा, प्राइवेट रहेगा, यानी कि किसी और को नहीं मिलेगा। इसे हम क्या बोल रहे हैं, प्राइवेसी सील। जो भी इंफॉर्मेशन आपने दिया, नाम, एड्रेस वगैरह, वो सब वहीं सुनिश्चित रहेगा और कोई उसे काम में नहीं ले पाएगा। एक है बिजनेस प्रैक्टिस सील, ठीक है। बिजनेस प्रैक्टिस सील होती है क्वालिटी के लिए, ठीक है। ऑपरेशनल प्रैक्टिस होती है और क्वालिटी होती है। अब इसमें क्या है, देखो, जो लोग प्रोडक्ट बेचते हैं, जो कंपनीज प्रोडक्ट बेचती हैं, हम कैसे मान के चलें कि इनके प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं? तो एक तीसरी कंपनी जो इस काम में एक्सपर्ट है, जांच करने में, वो क्या कहती है कि देखो, हमने इस कंपनी के प्रोडक्ट काम में लेके देखे हैं और ये जो प्रोडक्ट है वो एकदम बेटर है। जैसा आपने सुना होगा ISI मार्का, आपने सुना होगा, बहुत सारे प्रोडक्ट के ऊपर आता है, ठीक है। अब जैसे ही वो ISI मार्का की बात हुई, हमें समझ में आ गया, अच्छा ISI मार्का यानी प्रोडक्ट कैसा है, अच्छा है। वो मार्का यानी वो सील उसी प्रोडक्ट को मिलती है जिसे इस कंपनी ने, इस ऑर्गेनाइजेशन ने टेस्ट कर लिया है, तो हम संतुष्ट हैं इस चीज़ को लेके। इसके अलावा बिजनेस आइडेंटिटी सील, इसके अंदर क्या किया जाता है कि एक कंपनी ये कहती है कि हमने फलाने बिजनेस को चेक कर लिया है, ये बिल्कुल प्रमाणित है, विश्वसनीय है, फर्जी नहीं है, तो एक कंपनी जिम्मेदारी ले रही है। देखो, जब आप ऑनलाइन चीज़ें खरीदते हो, अभी जैसे मैंने कहा स्नैपडील से खरीद लो, तो सर स्नैपडील मैंने तो नाम पहली बार सुना है, हालांकि कुछ ने सुन रखा होगा ज़्यादातर लोगों ने, फिर भी बात कर लेते हैं कि सर स्नैपडील, alibaba.com, मेरा पैसा सेफ रहेगा नहीं रहेगा, माल मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो एक कंपनी ने कहा, जैसे मान के चलो कल को रिलायंस काम करना शुरू कर दे इस बात के ऊपर, ठीक है, और क्या काम करना शुरू कर दे, बिजनेसेस को प्रमाणित करने का। और रिलायंस कह रही है कि हमने चेक कर लिया, alibaba.com ऑथराइज बिजनेस है और बिल्कुल सही है और इसके प्रोडक्ट डिलीवर भी होते हैं, हम जिम्मेदारी ले रहे हैं, हम गारंटी ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हम रिलायंस कंपनी को तो जानते हैं ना, ठीक है, वो जिम्मेदारी ले रही है तो ठीक है। इसी तरीके से कल को गवर्नमेंट अगर जिम्मेदारी ले ले किसी चीज़ की, तो हम बिल्कुल सिक्योर हो जाएंगे उसके बारे में। तो यहाँ पर बिजनेस आइडेंटिटी सील होती है। एक होती है सुरक्षा सील, सिक्योरिटी सील। सिक्योरिटी सील के अंदर क्या कहा जा रहा है कि वेबसाइट के ऊपर, सर्वर के ऊपर जो भी डाटा रखा हुआ है, जो भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है, वो फुली सिक्योर्ड है, यानी कोई हैकर उसे हैक नहीं कर सकता, अपने कंट्रोल में नहीं ले सकता। इस चीज़ को भी किसी एक कंपनी ने क्या किया है, वेरीफाई किया है। तो ये कुछ सिक्योर सील के प्रकार हैं, यानी कि ट्रस्ट सील्स हैं। प्राइवेसी वाली है, बिजनेस प्रैक्टिस है, बिजनेस आइडेंटिटी है, सिक्योरिटी सील्स हैं। तो आपको इनके नाम याद रखने हैं, पेपर के अंदर पूछे जाते हैं, निम्न में से कौन सी सिक्योर सील है, ट्रस्ट सील है और नहीं है। नेक्स्ट हम बात करें कौन कौन सी ब्राउजिंग की आदतें हैं या मेलिंग के शिष्टाचार हैं। देखिए, जैसे व्यवहारिक जीवन के अंदर जब आप लोगों से बात करते हैं, मिलते हैं, तो आप शिष्टाचार काम में लेते हैं या नहीं लेते? मतलब व्यवहार, आपका बोलने का तरीका, बात करने का तरीका, ठीक है, रिएक्ट करने का तरीका। तो वैसे ही यहाँ इंटरनेट के साथ भी होता है, जिन्हें आप फॉलो करेंगे। तो सिक्योर ब्राउजिंग की बात हम करके चल रहे हैं, कैसे आप सेफ रह सकते हैं इंटरनेट चलाते हुए। तो पहली चीज़ है अपने सॉफ्टवेयर को अप टू डेट रखें। देखो, सॉफ्टवेयर में कई सारी कमियां रह जाती हैं जब एक सॉफ्टवेयर बनता है तो, ठीक है, और उसी का फ़ायदा कुछ लोग उठाते हैं और आपके सॉफ्टवेयर को हैक करते हैं, डेटा की चोरी करते हैं। तो आपको क्या करना है, आपके सॉफ्टवेयर को अपडेट रखना है। अब अपडेट से मतलब क्या है, देखो, कंपनी ने किसी सॉफ्टवेयर को बनाया जनवरी में, ठीक है, कुछ लोगों के द्वारा उसे पता लगा जनवरी के लास्ट में कि इसमें कुछ कमियां हैं। फरवरी में उसने एक नया वर्जन लॉन्च कर दिया और क्या कहा, पुराना हटा दो, नया डाल लो, ठीक है, नया वर्जन डाल लिया, पुरानी कमियां उसने सुधार के नया सॉफ्टवेयर दे दिया, और ये काम लगातार चलता रहता है। अब दिक्कत क्या है, हमें तो जानकारी है नहीं, हमने क्या किया, हमने वही जनवरी में इंस्टॉल किया था और मई आ गया, जून आ गया, जुलाई आ गया, लेकिन अब तक वही चल रहा है। अब तक कंपनी ने 10 बार उसकी सिक्योरिटी बढ़ा दी है, लेकिन हमारे पास वही सबसे कमज़ोर वाला वर्जन है, ठीक है। अब इससे होगा क्या कि जो हैकर्स हैं वो हमारे सॉफ्टवेयर को आसानी से हैक कर लेंगे, उन्होंने वो काम पहले कई बार किया हुआ है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट रखना है। 2 तरीके हैं कैसे रख सकते हो, आप सर्च कीजिए, सॉफ्टवेयर आजकल तो ज़्यादातर अपडेट का फीचर इनबिल्ट देते हैं, आप उसे बाय डिफ़ॉल्ट ऑन रखिए। जब भी नई अपडेट आएगी आपका सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा और इससे आप सेफ रहेंगे। नंबर 2, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर डाल के रखिए। देखिए, आप कितना भी अपडेट कर लें, कुछ ना कुछ कमियां तो रह ही जाएंगी ना, तो उन कमियों से बचने के लिए आपको क्या रखना है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर रखना है, ठीक है। जैसे ताला कितना भी अच्छा भी लगा के चलो आप, दीवार कितनी भी मजबूत रखो, दरवाज़ा कितना मजबूत रखो, चौकीदार होना ज़रूरी है, ज़्यादा नहीं तो हल्ला तो मचा ही देगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर लेके चलो, ये क्या करेगा,
आपके सिस्टम को प्रोटेक्ट करेगा। यानी जब भी कोई वायरस या मैलिशियस सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर में आने की कोशिश करेगा, ये उसे रोक देगा, आपको सूचना दे देगा। कम से कम आपको पता होगा, नहीं भी रोक पाया तो ये एक फाइल आने वाली थी या ये फाइल आई है जिसने एंटीवायरस को भी ख़राब कर दिया है। ऐसा नहीं चौकीदार सब कुछ है ना, चौकीदारी मारा जा सकता है, लेकिन ये यहाँ पर आपके सिस्टम को बचा लेगा काफ़ी हद तक। अगर एंटीवायरस है तो डेफिनेटली इसे भी आपको रेगुलर क्या करना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा, जिससे नए वायरस की जानकारी इसको मिलती रहे। नेक्स्ट, आपको फिशिंग अटैक से बचना है। फिशिंग मतलब धोखा देना, तो धोखे वाले अटैक से बचना है। लालच में बिल्कुल नहीं फंसना, फालतू में डरना नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर फिशिंग मैसेजेस आते हैं और जिनमें लिंक होती हैं, तो जिन्हें आप जानते ही नहीं हो, जिन लोगों को, ठीक है, जो ऑथराइज नहीं है, उनको लिंक आप ओपन मत कीजिए और एक अननोन सोर्सेज से सॉफ्टवेयर मत डालिए, फाइल मत खोलिए, ठीक है, इससे बचें। एक पासवर्ड का पुनः उपयोग ना करें। ऐसा नहीं जीवन भर वही पासवर्ड चल रहा है, एक ही पासवर्ड हर वेबसाइट पर और एक जैसा ही हमेशा, ये आपको नहीं करना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो पासवर्ड कॉमन हो जाएगा। तो बेस्ट प्रैक्टिस ये होती है लगभग 90 दिन में अपना पासवर्ड चेंज कर दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है यहाँ पर, चेक HTTPS। हमेशा देखिए कि उस वेबसाइट में HTTPS है या नहीं है। SSL का मतलब होता है यहाँ पर सिक्योर सील, तो सिक्योर सील को आप ज़रूर चेक कीजिए, ठीक है, पैडलॉक साइन आ रहा है या नहीं आ रहा। एक प्राइवेसी पॉलिसी ज़रूर देखिए कि वेबसाइट में प्राइवेसी पॉलिसी जो लिखी हुई है उसमें क्या है। कई बार क्या होता है, बहुत सारी वेबसाइट पर आप अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन देते हो और वो कहती हैं कि हम चाहें तो अपने काम के लिए सूचना का उपयोग कर सकते हैं और इस सूचना को हम पैसा कमाने के लिए उपयोग में भी ले सकते हैं। अब दिक्कत क्या है कि टर्म्स और कंडीशन पढ़ने की हमारे यहाँ पे परंपरा नहीं है। आई एग्री, कंटिन्यू, आई एक्सेप्ट, कंटिन्यू, ठीक है। तो आप प्राइवेसी पॉलिसी पढ़ सकते हैं। अगर आपको प्रॉब्लम होती है किस बात से कि आपका पर्सनल डेटा कहीं और यूज़ हो रहा है और आप इससे बचना चाहते हैं, तो आप इसे पढ़ सकते हैं। और अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है तो आप मेरी तरह इग्नोर कर सकते हैं। नेक्स्ट, अपने वित्तीय लेन देन की निगरानी रखें। देखिए, आप अपने बैंक स्टेटमेंट को टाइमली चेक करते रहिए और देखिए कि वो पैसा वास्तव में आपने ही ट्रांसफ़र करा है या फिर किसी मैलिशियस सॉफ्टवेयर की वजह से वो पैसा आपके बैंक अकाउंट से कट गया है, जिससे आपको पता लगेगा और आप आगे उसे होने से रोक पाएंगे। क्योंकि ज़्यादातर मैलिशियस सॉफ्टवेयर करते क्या हैं, 10, 20, 50 रुपये एक अकाउंट से निकालते हैं। अब ये इतना छोटा बैलेंस होता है कि जिसका 1 लाख 2 लाख बैलेंस पड़ा हो उसे तो पता ही नहीं चलेगा कि 20 रुपये गए या नहीं गए मेरे अकाउंट में से। लेकिन वो 20-20 रुपये अगर सामने वाले ने 20 लाख अकाउंट में से निकाल लिए, तो 1 लाख में से भी निकाल लिए तो 20 लाख हो गए, ठीक है। तो उनके लिए अमाउंट काफ़ी बड़ा हो जाता है। पर ये काम ऐसा नहीं कि सिर्फ एक बार करेंगे, वो कंटिन्यूस करते हैं टाइम पीरियड के बाद में। हर 2-4 दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में थोड़ा थोड़ा अमाउंट कटता चला जाएगा और आपको अंदाज़ा भी नहीं लगेगा। तो आप चेक करते रहिए। फिर सार्वजनिक या मुफ्त वाईफाई से बचना है। ऐसा नहीं जहाँ किसी रेस्टोरेंट के अंदर, बस स्टैंड के अंदर, जहाँ आपको मिल गया इंटरनेट चलाने के लिए फ्री का, आपने कनेक्ट किया और अपना सारा पर्सनल वर्क वहाँ करना शुरू कर दिया। देखिए, वाईफाई क्या है, एक प्रकार का लोकल एरिया नेटवर्क है। जैसे ही आप किसी वाईफाई नेटवर्क से कनेक्ट होते हैं, आप उस नेटवर्क का हिस्सा बन जाते हैं। दूसरी जो डिवाइसेज उस नेटवर्क से जुड़ी हुई हैं, आप उनके साथ अपना डेटा शेयर कर सकते हैं कुछ परमिशंस के जरिए, बस, ठीक है। कुछ ऐप और परमिशन के जरिए काम आसानी से किया जा सकता है। तो हैकर्स इसका फ़ायदा उठाते हैं और वो क्या करते हैं, आपके सिस्टम को हैक करने की कोशिश करते हैं। तो आपको हर जगह फ्री के वाईफाई के चक्कर में नहीं पड़ना है। फिर संग्रहित पासवर्ड को डिसेबल करें, यानी कि जो पासवर्ड ब्राउज़र में और ऐप्स में सेव हो जाते हैं वो ना रखें, जिससे कि आपके पासवर्ड का मिसयूज नहीं होगा। नेक्स्ट, पॉपअप ब्लॉकर को चालू रखें। कई सारे क्या आते हैं, पॉपअप आते हैं जिनमें कई सारी लिंक्स होती हैं। आप इस फीचर को ब्लॉक करके रखें, पॉपअप वाले फीचर को। आएगा ही नहीं तो डेफिनेटली आप ऐसी लिंक्स पर क्लिक नहीं कर पाएंगे। अब बात करते हैं मेलिंग के एटिट्यूड्स के बारे में, कि अगर आपको अच्छी तरीके से इंटरनेट पर बात करनी है तो आप वो काम कैसे कर सकते हैं। देखिए, तो सबसे पहली चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, ठीक है। कहीं भी आप बात करते हैं, ऐसा नहीं डायरेक्ट आपने मैसेज कर दिया। जब आप किसी से मिलकर बात करते हैं तो लोग आपके बारे में कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ जानते होंगे। लेकिन जब आप ऑनलाइन बात कर रहे हैं, आपकी कोई आईडी बनी हुई, चाहे नाम से ही बनी हुई, लेकिन आप जैसे नाम के बहुत सारे लोग हैं इंटरनेट पे, ठीक है। 4 अरब से ज़्यादा लोग हैं, यानी 400 करोड़ से ज़्यादा लोग इंटरनेट यूज कर रहे हैं विश्व में। 4 से 5 अरब लोग हैं 8 अरब की आबादी में से, तो एक नाम के कितने सारे लोग होंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अपने बारे में यहाँ पर बताना है।
सपोज दैट मेरे पास किसी ने व्हाट्सएप पे मुझे एक मैसेज किया या फिर ईमेल मुझे किया या मैसेंजर पे मुझे एक मैसेज किया और वो लिखता है मुझे सर ओल्ड पेपर सेंड कर दो, ठीक है। अब ये ओल्ड पेपर सेंड में कौन सा वाला करूं उससे, और वो है कौन, मुझे उसके बारे में नहीं पता ना। हाँ, अगर वो बताता कि सर मैं RSCIT के 2022 के जनवरी बैच से हूँ और मुझे RSCIT के ओल्ड पेपर सेंड कर दीजिए, उसने इंट्रोड्यूस करा खुद को, नाम बता दे तो बहुत अच्छी बात है साथ में, ठीक है। अब जैसे ही उसने खुद को इंट्रोड्यूस करा, अच्छा मुझे समझ में आया कि इसको RSCIT के ओल्ड पेपर चाहिए और ये हमारे जनवरी बैच का स्टूडेंट है, ठीक है, भेज दिया, तो ये एक अच्छी प्रैक्टिस मानी जाती है। नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट लाइन, ठीक है। हर मैसेज की सब्जेक्ट लाइन जरूर लिखो आप। जब भी आप कोई ईमेल भेजते हो तो ऐसा नहीं बस मैसेज लिखा और भेज दिया, वहाँ सब्जेक्ट होना चाहिए, क्योंकि ईमेल खोल के बाद में देखा जाएगा, पहले सब्जेक्ट देखा जाएगा, उसके आधार पर पता चलेगा कि आपका मैसेज कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर टू और CC के अंतर को समझो। देखो टू ऑप्शन होता है फर्स्ट पर्सन का ईमेल लिखने के लिए, यानी उसकी ID लिखने के लिए, जैसे आप वास्तव में ईमेल भेजना चाहते हो। CC मतलब बाकी के लोग जिन्हें भी आप उसकी एक एक कॉपी भेजना चाहते हो। तो आपको क्या करना, टू में ही सबका एड्रेस नहीं भर देना, आप लिख सकते हो, आजकल फैसिलिटी है कि टू में आप सबके एड्रेस डाल दो, CC का यूज मत करो, लेकिन आप फिर भी करो। टू में केवल आप एक एड्रेस डालो और ज़्यादा एड्रेसेज हैं तो किस में भरो, CC के अंदर। और अगर ज़रूरत पड़े तो BCC भी काम में लो। BCC में क्या होगा, हर व्यक्ति को ऐसा लगेगा ईमेल सिर्फ उसको आया है, दूसरे लोगों को नहीं आया है, तो आप ये भी कर सकते हो। नेक्स्ट, मैसेज आपका कैसा होना चाहिए, संक्षेप में होना चाहिए, यानी शॉर्ट में होना चाहिए। ऐसा नहीं पूरा कहानी किस्सा गा दो। जैसा भी मैंने बात की कि सर ओल्ड पेपर चाहिए, तो ठीक है ओल्ड पेपर मांग लिया, ठीक है। ऐसा नहीं शुरू करा, सर मैंने पढ़ना शुरू करा था, उस बुक में ये था, फिर ये था, फिर ये था, और फिर मुझे वो पेपर चाहिए था जो नहीं मिला था, लास्ट में कह रहा सर भेज देना और उससे मेरा ये फ़ायदा हो जाएगा। ऐसे करके 2 पेज भर दिए उसने, ठीक है। तो ऐसे मैसेज के साथ होगा क्या, बीच में सिर्फ एक लाइन जिसमें उसने क्या कहा कि मुझे RSCIT का ओल्ड पेपर चाहिए एग्ज़ाम का, लेकिन 2 पेजेज में उसने सिर्फ क्या लिखा, फालतू की कथा। तो यहाँ पर आपको ऐसा नहीं करना है। ऐसे मैसेजेस मोस्टली क्या होते हैं, इग्नोर कर दिए जाते हैं। तो आपको शॉर्ट में मैसेज लिखना और पॉइंट टू पॉइंट बात करनी है वहाँ पर। फिर एक संदेश में, यानी एक मैसेज में मल्टीपल सब्जेक्ट की बात मत करो। सर ओल्ड पेपर भी चाहिए, एग्जाम भी कब लग जाएगी, ये काम भी कब हो जाएगा, फलानी चीज़ भेज देना। इतनी सारी चीज़ों का अगर डिस्कशन एक में ही होगा तो डेफिनेटली रेस्पॉन्स प्रॉपर नहीं मिल पाएगा। तो क्या करना है, आपको उन्हें सेपरेट करके भेजना है। फिर अपनी टोन का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। जैसे आप बात करते हो किसी भी व्यक्ति से, तो वहाँ पर फेस टू फेस के अंदर तो फिर भी चलो थोड़ा बहुत ऐसा होता है कि आपके जो एक्सप्रेशंस होते हैं उनसे सामने वाला समझ जाता है, लेकिन जब आप ऑनलाइन बैठ के किसी से बात कर रहे हैं, वो भी टेक्स्ट के माध्यम से, जहाँ बॉडी लैंग्वेज आपकी काम नहीं कर रही है प्रॉपर, वहाँ पर आपको थोड़ा तरीके से चीज़ों को लिखना है, रेस्पेक्ट के साथ आपको चीज़ों को लिखना है। पिच और टोन का आपको ध्यान रखना है यहाँ पर। एक और चीज़ क्या है, रिप्लाई ऑल का उपयोग ना करें। नेटिक्यूट्स हम पढ़ रहे हैं, नेटिक्यूट्स का मतलब क्या होता है, इंटरनेट पर आचरण के नियम, दूसरे लोगों से व्यवहार कैसे करना है, ठीक है। तो रिप्लाई टू ऑल ना करें। रिप्लाई टू ऑल का नुकसान क्या होता है, देखो जैसे मैंने कहा कि 30 मई को आपकी RSCIT एग्ज़ाम है, ठीक है, और मैंने ये 200 स्टूडेंट्स को मैसेज भेजा क्योंकि उन सबकी एग्ज़ाम थी। अब एक स्टूडेंट जैसे ये पूछना है कि सर एडमिट कार्ड कब से मिलेंगे, उसने क्या करा, रिप्लाई टू ऑल करा और उसमें लिखा एडमिट कार्ड कब से मिलेंगे। अब वो मैसेज मेरे पास तो आया, पर रिप्लाई टू ऑल की वजह से बाकी के 200 स्टूडेंट्स के पास भी गया, मतलब 199 स्टूडेंट्स के पास भी गया जिनके पास उसका जवाब नहीं है। लेकिन अब क्योंकि नोटिफिकेशन गई है तो वो सब डिस्टर्ब होंगे और उसे खोल के देखेंगे। तो ये काम यहाँ पर आपको नहीं करना है, ठीक है। आप जिसे मैसेज पहुँचाना चाहते हैं सिर्फ आप रिप्लाई यूज करें और उसे ही भेजें। एक हाई प्रायोरिटी फ्लैग का यूज नहीं करना। काफ़ी सारे ईमेल सर्विस प्रोवाइडर आपको फैसिलिटी देते हैं कि आप ईमेल का प्रायोरिटी लेवल डाल दीजिए कि वो कितना ज़रूरी है। तो ऐसा नहीं, कुछ भी भेजना है और हाई प्रायोरिटी, ठीक है। हाई प्रायोरिटी उन्हीं चीज़ों को रखो जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नहीं तो गडरिये वाली कहानी होगी। भेड़िया आया पहली बार, दूसरी बार, अब तीसरी बार आ ही गया पर कोई बचाने नहीं आया। तो हाई प्रायोरिटी आपको ज़्यादा यूज़ नहीं करनी है, क्योंकि आप बार बार जब हाई प्रायोरिटी वाले मैसेजेस करने की आदत बना लेते हो तो लोग फिर उस प्रायोरिटी को सबसे लो में डाल देते हैं। उन्हें लगता है कि बस फालतू बात के लिए भी हाई प्रायोरिटी ही यूज़ होती है यहाँ पर, तो वो उसका रिप्लाई नहीं करेंगे। तो आपको हाई प्रायोरिटी फ्लैग हमेशा काम में नहीं लेना है, तभी लेना है जब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो बात, ठीक है।
इसके अलावा सब कुछ कैपिटल में नहीं लिखे हैं, ये दिख रहा है ऑल कैप्स, पढ़ने में थोड़ा अजीब लग रहा है या नहीं लग रहा? तो हर चीज़ कैपिटल लेटर में नहीं लिखनी होती है, कैपिटल लेटर को पढ़ने में समय ज़्यादा लगता है, तो आपको केवल सेंटेंस केस यूज करना है। जैसे देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए चेक ईमेल ऑथेंटिसिटी, ठीक है, तो ये ज़्यादा बेटर लग रहा है। आप इसमें सारे अक्षर कैपिटल होते तो पढ़ने में दिक्कत आती सामने वाले को। फिर ईमेल भेजने से पहले मेल प्रमाणिकता चेक कर लें, ठीक है। देखो आप यहाँ पर देख लीजिए कि आपके पास कोई ईमेल आया और आप उसे फॉरवर्ड कर रहे हैं, और ये ईमेल के केस में ही नहीं है, ये सबके केस में है। चाहे सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप पर आपके पास कोई भी इंफॉर्मेशन आई, कोई भी मैसेज आया, जब भी आप उसे भेजें पहले चेक कर लें कि वास्तव में वो चीज़ सही है भी या नहीं है, नंबर एक बात। नंबर दो, उस वजह से ऐसी तो कोई घटना नहीं होने वाली है, मतलब अपमानजनक स्थिति ना हो, मानहानि ना हो, किसी की जातिवाद के ऊपर ना हो, अश्लील कंटेंट ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रखें। अदरवाइज साइबर क्राइम एक डिपार्टमेंट है जिसके अंदर अभी हम बात करेंगे और वहाँ आपको रिस्क हो सकती है बहुत सारी, ठीक है। फिर एक और शब्द यहाँ लिखा है, योर कंपनीज ईमेल इज़ नॉट प्राइवेट, मतलब कि कंपनी का ईमेल कंपनी का है, आपका नहीं है, आप कहीं जॉब कर रहे हैं, ठीक है, तो ऐसा नहीं कि वहाँ के ईमेल और फ़ोन्स का उपयोग आप अपने पर्सनल वर्क के लिए करने लग जाएं। इससे होगा क्या कि उस पर बहुत सारा ट्रैफिक अननेसेसरी आ जाएगा जो उस कंपनी से संबंधित नहीं है। आप कंपनी के कॉल से अपने दोस्तों रिश्तेदारों से बात कीजिए लगातार, फिर उनके कॉल उसी पर आने लग जाएंगे और इससे होगा क्या, फाइनली कंपनी में डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा, तो ये अच्छा व्यवहार नहीं माना जाता है। एक अपने ईमेल हस्ताक्षर का प्रयोग करें। ईमेल सिग्नेचर अब पेन से तो करेंगे नहीं, तो जब भी आप ईमेल लिखें मैसेज में नीचे अपने बारे में लिख दें, आपका नाम, किससे आप रिलेटेड हैं, ठीक है, आपका कोई कॉन्टैक्ट नंबर है तो वो आप लिख दें। चिट्ठी लिखते हैं तो वहाँ नीचे लिखते हैं ना, एप्लीकेशन में भी नीचे लिखते हैं, उसी तरीके से बिल्कुल जिसे हम ईमेल सिग्नेचर बोलते हैं। एक स्पेलिंग चेकिंग टूल को बहुत ज़्यादा काम में लें, क्योंकि देखिए जब आप टाइप करते हैं तो बहुत सारी गलतियाँ कर देते हैं, अशुद्धियाँ कर देते हैं जो अच्छी नहीं मानी जाती हैं, व्याकरण से संबंधित भी होती हैं, स्पेलिंग से संबंधित भी होती हैं, तो आप उन्हें यहाँ पर सुधार कर सकते हैं। आजकल सभी जगह आपको ये टूल्स मिल जाते हैं, रेड कलर अंडरलाइन के साथ शो होता है और आप उसे करेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर हम आते हैं 5वें पॉइंट के ऊपर और हम बात कर रहे हैं सोशल, लीगल और एथिकल एस्पेक्ट्स ऑफ आईटी। तो कुल मिला के हम यहाँ बात कर रहे हैं कि आईटी सेक्टर ने क्या क्या चीज़ें समाज के अंदर सुधार दी हैं, सोशल पर, कानूनी तौर पर और एथिकल तौर पर, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करके चलें तो देखो डिजिटल लिटरेसी आ गई सबसे पहली चीज़, ठीक है। इसके अलावा लीगल फ्रेमवर्क्स आ गए, यानी कि कानूनन स्थिति और सरकारी काम बहुत ज़्यादा सुधार हो चुके हैं। यहाँ पर कई सारी संस्थाएं हैं, जैसे ISO एक नाम है जो पेपर में पूछ लिया जाता है फुल फॉर्म। ISO का पूरा नाम क्या है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, ये आप नाम याद कर लीजिए। और यहाँ पर साइबर सिक्योरिटी के मानक बनाने वाला मानक का नाम क्या है, ISO 27001, ठीक है। ये एक मानक है ISO का जो साइबर सिक्योरिटी के अंदर आता है और ये कहता है कि भाई ये जो कंपनी है या ऑर्गेनाइजेशन है इसके अंदर साइबर सिक्योरिटी बहुत बढ़िया तरीके से एस्टेब्लिश की गई है। अब इसी का एक पॉइंट आता है भारत के अंदर IT एक्ट, लीगल फ्रेमवर्क ऑफ IT इन इंडिया, यानी भारत में साइबर सिक्योरिटी के लिए क्या कानून है। तो देखिए भारत के अंदर एक कानून है IT अधिनियम यानी IT एक्ट 2000, सन 2000 के अंदर बनाया गया और इसमें लिखा गया कि कौन कौन सी चीज़ें साइबर क्राइम की श्रेणी में आएंगी, उनके लिए क्या न्याय हैं, कौन कौन सी धाराएं हैं। तो देखिए यहाँ पर जो भारत का संविधान है उसी में से जोड़ा गया है लीगल फ्रेमवर्क के रूप में, और यहाँ पर एक धारा है 65, सेक्शन 65, जो कि सोर्स कोड के साथ छेड़छाड़ करने में आता है, यानी कि आपने किसी दूसरे का सॉफ्टवेयर उठाया और उसकी कोडिंग में परिवर्तन करा और काम में ले लिया। 66 हैकिंग के लिए और कंप्यूटर से संबंधित अपराधों के लिए है। 43 इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स के साथ छेड़छाड़ करना, मतलब कलेक्टर ने कोई ऑर्डर निकाला, मान के चलिए कि कर्फ्यू 17 तक रहेगा, आपने क्या किया, थोड़ा सा कंप्यूटर आपको आता है, आपने दिमाग लगाया, 17 को 27 करा और दोबारा जारी कर दिया, तो यहाँ ये साइबर क्राइम है और 43 के अंदर जाएगा, ठीक है। इसके अलावा 67 इलेक्ट्रॉनिक कंटेंट, अश्लील जानकारी को छापना, फ़ोटोज़ वीडियोज़ इन्हें अपलोड करना, ठीक है, ये भी इसके अंदर एक क्राइम के रूप में आता है। शायद आपको नहीं पता हो तो आप देख सकते हैं, ये सब साइबर क्राइम्स हैं, ठीक है, जिनके लिए ये धाराएं यहाँ पे निर्धारित की गई हैं। कोई भी व्यक्ति अगर यहाँ पर इलीगल कॉपी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की काम में लेता है, यानी कि बिना सॉफ्टवेयर का लाइसेंस खरीदे उसे चलाता है, तो ये भी एक अपराध की श्रेणी में आता है और इसके लिए इंडियन कॉपीराइट एक्ट
1957 अप्लाई किया जाता है। एक फ्रॉड के लिए यहाँ पर 406 और 420 यहाँ पर ये धाराएं लागू होती हैं। इसके अलावा भारतीय संविदा अधिनियम यानी कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, अगर मान के चलिए कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है एम्प्लॉय और ऑर्गेनाइजेशन के बीच में और उसको तोड़ा गया किसी भी के भी द्वारा, तो यहाँ पर भी एक अधिनियम 1872 जो चलता है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है उसके अंतर्गत। अब बात करते हैं चैप्टर के क्वेश्चंस के बारे में। तो सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, कौन सा साइबर थ्रेट नहीं है? तो भैया ई कॉमर्स नहीं है, ऑनलाइन खरीदारी है, तो इससे कोई खतरा नहीं है, बाकी सबसे खतरा है, बच के रहना है ना। HTTPS में एस का मतलब क्या था? सिक्योर था भाई, सेफ्टी की बात करी थी हमने। फिर निम्नलिखित में से मेलिंग शिष्टाचार के रूप में माना जाता है, यानी मेलिंग एटिट्यूड्स, है ना। कौन कौन से मेलिंग एटिट्यूड्स हैं? तो देखो, ब्रीफ और एप्रोप्रिएट, संक्षिप्त और उचित, बाकी सब तो उल्टी उल्टी बातें चल रही हैं, है ना। ये शिष्टाचार नहीं है, ये गलत व्यवहार है, मिसबिहेव है ना। बाकी सब तो केवल एक यहाँ पे ब्रीफ और एप्रोप्रिएट जो है वो ठीक है, ठीक है। इसके अलावा अभी मैंने बताया था ISO का 27,000 वाला जो है एक, है ना, ये वाला कौन सा है? सुरक्षा संबंधित प्रणाली में स्टैंडर्ड माना जाता है, सेफ्टी स्टैंडर्ड। फिर IT एक्ट 2000 के अंतर्गत किस क्षेत्र को कंट्रोल किया गया है? सिंपल सी बात है, IT को किया होगा, सूचना प्रौद्योगिकी को। फिर एक कंप्यूटर वायरस जो पहचान को रोकने में एंटीवायरस सॉफ्टवेयर पर सक्रिय हमला करता है, इसे हम बोलते हैं रेट्रोवायरस। अभी कहीं किसी टॉपिक में नहीं आया है, लेकिन आप याद कर लीजिए, एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है। तो रेट्रोवायरस क्या करता है? अपनी पहचान को छुपाता है, किससे? एंटीवायरस प्रोग्राम से, और उसके ऊपर हमला करता है, एंटीवायरस के ऊपर। फिर क्यों कोई आपके कंप्यूटर में बिना अनुमति के प्रवेश कर सकता है? तो कौन कौन से तरीके होते हैं या कौन कौन से कारण हैं जिसकी वजह से कोई आपके कंप्यूटर को हैक करना चाहेगा? हो सकता है आपकी शक्लों से पसंद ना हो, बनती नहीं हो आपसे, कि ठीक है इसका कुछ ना कुछ बिगाड़ जाते हैं, डिजिटली सही, फिजिकली नहीं तो, है ना। कूट नहीं सकते तो कोई नहीं, डेटा डिलीट कर देते हैं, चोरी कर लेते हैं, ख़राब कर देते हैं। फिर अपराध करने के लिए मज़ा आता हो सामने वाले को क्राइम करके, ठीक है। या फिर अश्लील या दुर्भावनापूर्ण कार्यक्रमों आदि को वितरित करने के लिए भी वो ऐसा कर सकता है, आपके सिस्टम को हैक कर सकता है। कि वो खुद करेगा तो पकड़ा जाएगा, तो ज़्यादा अच्छा कि आपके नाम से कर दें, ठीक है। फिर यदि आपको एक मेल प्राप्त होता है जिसमें आपके पास यूज़र नेम पासवर्ड की मांग की जाती है आपसे, तो क्या है? आप उसे अपने ईमेल प्रोवाइडर के रूप में स्पैम या फिशिंग रिपोर्ट करेंगे। देखिए सीधे सीधे समझा देता हूँ, आपको कोई ईमेल आया और उसने आपसे क्या मांगा? आपका यूज़र नेम और पासवर्ड। उस केस में आपको क्या करना चाहिए? उस केस में आपको ये करना चाहिए कि आपके ईमेल के अंदर एक ऑप्शन आता है रिपोर्ट स्पैम का, ठीक है, उसे आप कर दीजिए, तो वो ईमेल अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा जिससे आपके पास ईमेल आया है, और फिर उस तरीके के मैसेज वहाँ से आपके पास नहीं आएंगे। एक और ऑप्शन है कि एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड में क्या होना चाहिए? तो देखो जितने याद आ जाएं सब भर दो, नाम जिसमें कम से कम 8 अक्षर हो, संख्याएं हो, वर्ण हो और इन सब का संयोजन हो, ठीक है। फिर कौन सा असली सेफ्टी और प्राइवेसी रिस्क का उदाहरण नहीं है? ठीक है, तो भैया हैकर को छोड़ के वायरस, स्पैम और आइडेंटिटी, ये सब जो हैं, ठीक है, ये ऑड हैं। और हैकर कौन है? एक व्यक्ति होता है, ठीक है। क्या पूछा? निम्न में से कौन सा असली सुरक्षा और प्राइवेसी रिस्क का उदाहरण नहीं है? बाकी सब रिस्क के उदाहरण हैं, ये रिस्क का उदाहरण नहीं। आप कहोगे सर हैकर तो हैक करता है अकाउंट, ये तो रिस्क वाली बात हुई ना। नहीं सर, हैकर हैक करता है, बात ठीक है, लेकिन हैकर 2 तरीके के होते हैं, एक होता है एथिकल हैकर, एक होता है क्रैकर। हैकर की भी 2 कैटेगरी हैं। एथिकल हैकर वो जो नेटवर्क की सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए सिक्योरिटी तोड़ता है, ठीक है, वो कंपनी के जरिए काम करता है, यानी कंपनी से मिलता है, जिसका नेटवर्क है उससे मिलता है, बात करता है, और या फिर कंपनी उसे बुलाती है और कहती है देखो सिक्योरिटी तोड़ के बताओ, और वो तोड़ता है और बताता है देखो ये कमी थी जिसकी वजह से मैं सिक्योरिटी तोड़ पाया, और उसमें सुधार करवाता है, ठीक है, जिससे दूसरे जो जिनका उद्देश्य गलत है वो लोग हैक ना कर पाएँ। जबकि क्रैकर कौन है? क्रैकर एक ऐसा व्यक्ति है जो क्या करता है, दुर्भावनापूर्ण तरीके से डेटा चोरी करने के लिए बिना परमिशन के नेटवर्क को हैक करता है, कंपनी की परमिशन के बिना उनसे पूछे, और उसका मिसयूज करता है। तो यहाँ पर हैकर ही आंसर परफेक्ट आएगा।